नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत। हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी खूनी संग्राम की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही है, क्या हमास हो जाएगा खल्लास? इसका मतलब यह है, क्या यह भयानक युद्ध जो हमास है उसके खात्मे की घंटी है? क्योंकि चुन चुनकर हमास के आतंकियों को इस वक्त मारा जा रहा है। इजराइल के एयरफोर्स और साथ ही साथ उनके जो तमाम ग्राउंड फोर्सेज हैं, अब धीरे धीरे गाजा पट्टी के अंदर दाखिल होने की तैयारी में। एयर स्ट्राइक पहले से हो रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि गाजा पट्टी में इस वक्त भी इजराइल का ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन जारी है और साथ ही गाजा पर इजराइल के फाइटर्स लगातार बमबारी करते जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तल अवीव में रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ गाजा में चल रहे ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की है और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि जवाबी कार्रवाई में अब तक 400 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और कई को तो पकड़ लिया गया है। वहीं आज के एक्शन में इजराइल के 30 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर है कि इस वक्त भी ये वॉर जारी। अब देखिए किस तरह से एयर स्ट्राइक के लिए तैयारियां हो रही हैं। मिसाइल्स लगाए जा रहे हैं फाइटर्स में और जब ये मिसाइल F-16 आप देख रहे हैं, F-16 विमान है और बेहद ही घातक ये माने जाते हैं डीप स्ट्राइक के लिए। इन्हीं के जरिए इस वक्त एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इजराइल के पास अमेरिका से जो उनको हथियार मिले हैं, आधुनिक हथियार मौजूद है, लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से चुन चुन कर ठिकानों को खत्म किया जा रहा है इस वक्त गाजा पट्टी के अंदर। कल हमास के आतंकियों ने इजराइल में जमकर खून खराबा किया था, आज इजराइल बदला ले रहा है। थोड़ी देर पहले इजराइल की तरफ से गाजा में हमले का नया वीडियो जारी किया गया है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हमास के खुफिया विभाग के मेन कैंपस को ध्वस्त कर दिया और साथ ही जो हमास का इंटेलिजेंस का चीफ है उसके घर को भी निशाना बनाया गया, ध्वस्त किया गया। बहरहाल जो चीफ है हमास का इंटेलिजेंस चीफ, क्या वो जिंदा है या उसकी मौत हो चुकी है, इसको लेकर फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन ये बात बताते हैं कि इजराइल ने अब कहते हैं ना कि फुल आउट ये अटैक शुरू किया, जिसमें उसने कहा है कि अगले 50 साल हमास कहां है या नहीं है, ये किसी को नहीं पता लगा अगले 50 साल के लिए। अब हमास पर इजराइल के ऑपरेशन की एक और नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। इजरायली एयरफोर्स ने एक साथ हमास के 10 आतंकी ठिकानों पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। हमले में हमास के आतंकी भी मारे गए हैं। वीडियो में कई आतंकी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तमाम तस्वीरें ली गई हैं रात के वक्त, क्योंकि जो हमले हुए थे रात के बाद सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं और ये नाइट विजन कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब इजराइल के पास तमाम उनके जो ड्रोन्स हैं जिसमें सर्विलांस किया जा रहा है, सर्विलांस ड्रोन्स के अलावा उनके पास अटैक ड्रोन्स है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और रात के वक्त जो हमले हुए हैं उसमें उससे पहले पूरी तरह से बिजली काट दी गई थी गाजा पट्टी में, यानी ब्लैकआउट कर दिया गया था और ब्लैकआउट के बीच में चुन चुनकर ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसी वजह से नाइट विजन तस्वीर में आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं एयर स्ट्राइक की। इजरायली एयरफोर्स ने किस तरह से आबादी के इलाके के अंदर भी स्पॉट किया है कि किस जगह पे हमास के जो फाइटर्स हैं या फिर कोई कंट्रोल चल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें आपको हर तरफ रिहायशी इलाका ही नजर आएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा गाजा पट्टी है करीब 140 स्क्वायर माइल्स का ये पूरा इलाका है। मतलब अगर हम बात करें भारत के हिसाब से तो आप लगा लीजिए नोएडा जो है, तो दिल्ली के पास नोएडा शहर है, उसके उतने जितना ही बड़ा है और इतने बड़े इलाके में 20 लाख लोग रहते हैं और ऐसे में यहां पर हर तरफ आबादी नजर आएगी। तो ऐसे में जो एयर स्ट्राइक करना भी मुश्किल होता है, लेकिन इजराइल के तमाम जो फोर्सेस है लगातार इस वक्त एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी डिफेंस एक्सपर्ट है और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है मेजर जनरल वीके दत्ता जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ट्रेनिंग भी की है इजरायली फोर्सेस के साथ, तो हमें और बेहतर ढंग से बता सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास ही पहले आ रहा हूं मिस्टर दत्ता, क्योंकि इजराइल के ऊपर हमला होना ये अपने आप में सोचने की बात, इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? 70 साल में कभी ऐसा हमला हुआ नहीं है सर, हो कैसे गया? और जो अब जो आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वेरी नेचुरल कह सकते हैं इंस्टिंक्ट है इजरायली फोर्सेस का जो वो कर रहे हैं, या कि बहुत ही संयम से धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये जो हमास ने कल एक सरप्राइज हासिल किया, ये एक, मैं अगर एक एक्सपर्ट के हैसियत से इसको एनालाइज करूं, ये एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंटल फेलियर आया है
इज़राइल की इंटेलिजेंस का, इज़राइल का रिस्पॉन्स का, इज़राइल की जो रिएक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके ऊपर। और क्योंकि जैसा आपने बोला कि मैं इज़राइली स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग कर चुका हूँ, और मैंने जो इज़राइल में देखा कि जब वो वीकेंड में भी बाहर निकलते थे, सिविल हालत में भी उनका हथियार उनके साथ होता था। अगर वो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जा रहे हैं तो दोनों के पास उनका अपना हथियार है। अभी ये जो कल का हमला हुआ, ये टोटल सरप्राइज़ हुआ इज़राइल को। इसके बहुत सारे कारण हैं। इंटरनल स्ट्राइफ चल रहा था, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर जो चर्चा चल रही थी, लगातार वहाँ पे एजिटेशन चल रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ। कई जो रिजर्विस्ट थे, जो ट्रेनिंग में भी थे, वो भी छोड़ के चले गए इसके प्रोटेस्ट में। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो कोई भी दुश्मन आपको देख रहा कि आप कब कमज़ोर हैं, और ये उस कमज़ोरी की हालत का फ़ायदा उठाते हुए हमास ने इज़राइल को सरप्राइज़ किया और उनको एक रिएक्शनल वैक्यूम में डाल दिया कुछ घंटों के लिए। अब ये मान के चले कि 4-5 घंटे तक इज़राइल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया था इस सिचुएशन को, क्योंकि उनकी जो लोकल कैपेबिलिटी थी, लोकल उनकी जो पोटेंशियल होता था कि हर एक नागरिक हथियारबंद है, बहुत सारे किबुट्स हैं उनके पास, अपने वेपन्स हैं, वो चीज़ इसमें देखने को नहीं मिली हमको। क्योंकि कोई भी जो रेजिडेंशियल एरिया था वो रेजिस्टेंस नहीं कर पाया, चंद एक जगह में छोटा मोटा हुआ। और जो इनकी फॉरवर्ड पोस्ट थी गाजा फेंस के पास, इज़राइल की फॉरवर्ड पोस्ट, वो भी सरप्राइज हो गई। उनको भी तकरीबन सोती हालत में इन्होंने आके इनको सुबह सरप्राइज कर दिया और कई लोगों को बंधक बना दिया या उनको मार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंटल फेलियर था। लेकिन जैसा हम इज़राइल को जानते हैं, इज़राइल इसको रिस्पॉन्ड जरूर करेगा और बहुत सीवियर रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि इज़राइल की एक खासियत है, जितना मर्जी इंटरनल स्ट्राइफ हो जाए, लेकिन जब भी खतरा आता है इज़राइल के ऊपर, हर एक नागरिक उस समय की गवर्नमेंट के पीछे खड़ा हो जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट का क्या करना है। नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ आप जो जिक्र कर रहे हैं कि इजराइल में अब वही देखने को मिल रहा है, जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज थी, लीडर्स थे, उन्होंने सबने सपोर्ट किया इस पूरे मामले में। उन्होंने सारे के सारे उनके जो विवाद थे उसको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जो तस्वीर आई सामने, एक एक जो तस्वीर आ रही है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि इजराइल जो कि इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली आप कह सकते हैं कि तकनीक से इतना लैस है, उसके बावजूद कैसे हमले हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम आपको देखिए, एक मूविंग कार है, मूविंग व्हीकल के अंदर उनका टारगेट था जिसको निशाना बनाया गया। और बहरहाल ये देखने वाली बात है कि किस तरह से इजराइल एक एक करके बहुत ही आप कह सकते हैं सिलेक्टिव स्ट्राइक कर रहा है। अभी तक उसकी कारपेट बॉम्बिंग हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू की ओर से कहा गया है कि जो सिविलियंस से अपना घर छोड़ के चले जाएं गाजा पट्टी से, क्योंकि इसके बाद जो हमले जाने जा रहे हैं वो हमले जो होंगे कुलकर्णी सर, उसमें देखा नहीं जाएगा कि हमारा टारगेट क्या है। हमारे लिए टारगेट पूरा का पूरा 140 स्क्वायर मील का गाजा पट्टी है। अमित, अगर आप देखें, जैसे आपने कहा, 363 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, 22 लाख की आबादी, 6,500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, और जिस प्रकार से सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट इजराइल ने शुरू किया है, आप यकीन मानिएगा। और उनके प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि गाजा पट्टी छोड़ दी जाए, आप समझ सकते हैं कि अगर जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे, जब यकीन करेगा इजराइल कि उसने अपने इलाके में कोई भी फिलिस्तीनी नहीं है, कोई भी हमास का नहीं है, ये एक आतंकवादी जो दो संगठन हैं, हमास और हिजबुल्लाह, ये दोनों के दोनों संगठनों के पीछे जिस प्रकार से इजराइल अब लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे जनरल कत्ता साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सरप्राइज़ हुआ 1948 के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इजराइल बैकफुट पर रहा कम से कम चंद एक घंटे जब ये हमला हुआ। उसके बाद जिस प्रकार से अग्रसर और अब इजराइल हुआ है, आप देख रहे हैं कि गाजा पट्टी में F-15, F-35 प्रिसिजन एयरक्राफ्ट, प्रिसिजन टारगेट, जिस प्रकार से अब कार्रवाई शुरू है, मुझे लगता है कि आप 3-4 दिन दीजिएगा, उसके बाद गाजा पट्टी मुझे लगता है बिल्कुल एक जैसे डेजर्ट जब बोल रहे हैं, आपने कहा कि डेजर्ट हो जाएगा, और डेजर्ट की हम तस्वीर बताते हैं किस तरह से हो सकता है। जो आपको वीडियोस हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों को देखिए, ये है गाजा पट्टी के इलाके, और गाजा पट्टी के इलाके में जिस तरह से इमारतों को गिराया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले तो आप समझ लीजिए कि रात को ही सबसे पहले उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। अब रात को आप सोचिए कि जो गाजा पट्टी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन
यहां पर इजराइल के जो फाइटर्स हैं, उनके जो ड्रोन्स है, अटैक ड्रोन्स, उनको पता है कि कहां हमको स्ट्राइक करना। और देखिए रात के ये जो तस्वीरें आ रही हैं, सब नाइट विजन डिवाइस से लिए गए हैं तस्वीरें। एक एक करके चुन चुनकर उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया है। और वो तमाम हमास के कमांडर्स भी हैं, इसमें चीफ्स हैं, इनको पता है कहां कहां पर कंट्रोल रूम्स हैं। लेकिन पहली बात आखिरकार यह आती है कि इजराइल के ऊपर हमला हो कैसे गया, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आती है कि आखिरकार जो उनका मोसाद, जिसे माना जाता है कि सबसे बड़ा इंटेलिजेंस एक ऐसी एजेंसी है जिससे कोई कुछ छुप नहीं पाता है, कोई बच नहीं पाता है। वोरा सर हमारे साथ है। वोरा सर, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक, आप कैसे थे, ग्राउंड से आते हैं, आपका कहीं ना कहीं पाला तो पड़ा ही होगा। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि उनके मिनिस्ट्री को, उनके इंटेलिजेंस को, मोसाद को हवा ही नहीं लगी कि कैसे हो गया ये? सर आभारी हूँ, जब भी आपके चैनल पर आता हूँ। आपका चैनल तो क्रेजीली पॉपुलर है पूरी दुनिया में, और आप यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर। बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों जनरल साहिबान हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। मैं अभी झुक के देख रहा था जो मैसेज मेरे पास लिंक्डइन पर आया है। सर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ देता हूँ। ये मेरे साथ स्कूल में होते थे आज से 60 साल पहले। 72 साल की मेरी उम्र है, इनकी भी लगभग इतनी होगी। ये जूइश थे, भारत में पढ़ते थे, उसके बाद इजराइल चले गए एयरफोर्स में, और अब कनाडा में सेटल्ड है। और इन्होंने हिंदी में मुझे ये संदेश भेजा है, एम्बेसडर दीपक, आपके दूसरे मुल्क पर हमला हो रहा है, इजराइल, और लिखते हैं कि हमने आपसे सीखा है, मारेंगे घर में घुस के। दिस इज कमिंग टू मी फ्रॉम अ फ्रेंड। सर आज हम सब इजरायली हैं, आज पूरी दुनिया इजरायली है। जो लोग आतंक के बरखिलाफ लड़ते हैं वो इजरायली हैं। दूसरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं सर, पॉलिटिकल करेक्टनेस को आप दार्जिलिंग भेज दीजिए चाय पीने के लिए। सवाल मेरा ये है, 9/11 में कौन से समुदाय के लोगों ने हमला किया था? 26/11 मुंबई में कौन से मजहब के थे ये लोग जिन्होंने निहत्तों को मारा था? और अब 7/10 इजराइल में कौन से धर्म के हैं ये लोग? और जिन्होंने सौरभ कालिया को टॉर्चर किया था कारगिल में, कौन से धर्म के हैं वो लोग? आप जवाब दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं कौन लोग हैं ये बर्बरता इनमें? और अगर इजराइल आज जवाब दे रहा है, इजराइल पूरी दुनिया की तरफ से जवाब दे रहा है। आप देखिए मरे हुए डेड बॉडीज के ऊपर नाच रहे हैं। चलिए, आपने सर जिक्र किया एक ऐसी तस्वीरों को, ये तस्वीर हम वीडियो में दिखाते हैं। आप जब तस्वीर को देखिए, एक तो है कि आप यहां पर धार्मिक नारे लगा रहे हैं, सुनिए और देखिए कि आखिरकार हो क्या रहे हैं। इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपको समझ में आएगा कि ये इंसान नहीं है, ये इंसान हो ही नहीं सकते। इनको तो राक्षस कहना भी मुझे लगता है कि राक्षसों के लिए अपमान हो जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए, एक तो है कि यहां पर किस तरह से बर्बरता हुई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए कि यहाँ पर आपको तमाम हमास के जो लड़ाके हैं वो नजर आ रहे होंगे, और इसमें आप देखिए बाइक्स में और सवार होकर धीरे धीरे इजरायली इलाकों में घुस गए। देखिए इजरायली आपको बोर्ड नजर आ रहे हैं, इजरायली इलाकों में घुसे। यहाँ पर जाके इन्होंने जो रेसिडेंशियल इलाके हैं, घरों में घुसकर लोगों को मारा है। महिलाओं और बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह अपने साथ ले गए हैं कब्जा करके, क्योंकि ये कायरता है इनकी। तो हमास ने तो ट्रेलर दिखाया था, लेकिन पूरी पिक्चर अभी बाकी है, और इजरायली फोर्सेस अब पूरी पिक्चर बना रही है। स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, और स्क्रिप्ट ने यह लिखा है कि नामो निशा मिटा देंगे हम हमास का, और क्या होगा गाजा पट्टी का। इजराइल की एयरफोर्स लगातार अब गाजा पट्टी पर हमले किए जा रही है, और एयर स्ट्राइक में एक के बाद एक हमास के ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच इजराइल और हमास की जंग में लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने भी एंट्री कर ली है। गाजा पर इजरायली एयर स्ट्राइक के बीच लेबनान की तरफ से रॉकेट्स दागे गए हैं। हिजबुल्लाह की हिमाकत का इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इजराइल की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके लेबनान के ठिकानों को निशाना बनाया है और उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है। मतलब जो हिजबुल्लाह है वो बिल्कुल नॉर्थ ऑफ इजराइल में है, लेबनान के दक्षिणी जो छोर है वहां पर हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। और साथ ही साथ इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लेबनान के इलाके में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे उसको इजराइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बहरहाल हिजबुल्लाह के अंदर ना इतनी ताकत है और ना ही उनके पास इस वक्त इतनी, आप कह सकते हैं कि बैकिंग है मॉनिटरीली, पैसे, कि वो
इजराइल का मुकाबला कर सके, क्योंकि खुद ये जो पूरा देश इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बहरहाल लौटते हम गाजा स्ट्रिप को लेकर बात करते हैं। गाजा स्ट्रिप जहां पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, एक करके ठिकानों को उड़ाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इजरायली जो एयर स्ट्राइक है धीरे 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 और बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे जो इलाका है, जो एरिया है, और भी बड़ा होता जाएगा स्ट्राइक का, क्योंकि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि जो सिविलियंस हैं वो गाजा पट्टी छोड़ दें, गाजा पट्टी खाली कर दें, क्योंकि अब गाजा पट्टी में सिर्फ और सिर्फ धमाके होंगे, बम गिरेंगे, क्योंकि एक एक करके अब पूरे इलाके को देखिए। रात की तस्वीर है, रात में पूरी तरह से ब्लैकआउट था, जो आपको एक दुक्का लाइट नजर आ रही है, उसके सोर्सेज आप समझ सकते हैं क्या, जनरेटर से चल रहे हैं, पूरी तरह से ब्लैकआउट है, और ब्लैकआउट के बाद यहां पर हमले शुरू हो जाते हैं। दत्ता सर, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम जिसका बात कर रहे हैं कि करीब करीब जो एरिया है वो नोएडा जितना बड़ा है, जो गाजा पट्टी है, अगर हम बात करते हैं इजराइल कितना वक्त ले लेगा उसके बाद इस तरह की फोर्सेस है कि वो पूरी तरह से फ्री कर ले गाजा पट्टी को हमास से? देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर जो फाइटिंग बिल्डअप एरिया होता है, एक दो बड़े डायनेमिक्स इसमें आ जाते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आप बिल्डअप एरिया में घुस गए तो जो अटैकिंग फोर्स होती है वो एक हैंडीकैप में आ जाती है। अगर बिल्डअप एरिया की लड़ाई चालू हो गई और अगर आप बिल्डिंग टू बिल्डिंग आप क्लियरिंग करेंगे तो आपको महीनों लग जाएंगे टारगेट को क्लियर करने में। लेकिन मेरा जो मानना है कि इजराइल वो नहीं करेगा, वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइटिंग नहीं करेगा, वो सिविलियंस को इवैक्यूएट करेगा, और जो भी बिल्डिंग उसके रास्ते में आएगी, आपने इनके पास देखा है कि जो इनके पास जो एयर कैपेबिलिटी है, जो डीप स्ट्राइक पेनिट्रेटिंग एमिनिशन है, एक बम मार के पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। तो ये बिल्डिंग बाय बिल्डिंग ढा देंगे, ये फाइटिंग बिल्डअप एरिया नहीं करेंगे, और उस बिल्डिंग में जो भी हमास का टेररिस्ट होगा वो मारा जाएगा, और जो भी भागेगा उसको बाहर से मार लेंगे वो। तो अगर हम ये वाला कंसेप्ट लेके चलें कि सिविलियंस को निकाल दें ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो, और उसके बाद हमास को बोले या तो तुम सरेंडर हो जाओ और या खत्म हो जाओ, और सरेंडर नहीं होंगे तो सरेंडर की तो मुझे लगता है शायद नौबत ही नहीं आएगी। जिस तरह से आपको लगता है कुलकर्णी सर, सरेंडर के लिए इजराइल इस वक्त किसी मोड में है, क्योंकि उसने तो साफ कहा है कि सिविलियंस आउट हो जाइए, इसके बाद तो कारपेट बॉम्बिंग होगी। हमें तो इसमें कोई शक नहीं, हमेशा पैलेस्टीनियंस ये कहते थे कि फ्रॉम रिवर टू सी वी विल मेक द एंटायर एरिया फ्री फॉर पैलेस्टीनियंस। और अब इजराइल ने जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू की है, और उनके जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप गाजा पट्टी खाली कर दो, उसके बाद आप देखेंगे कोई फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया नहीं करेंगे। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इजराइल को वो सबसे पहले सिक्योर करेंगे कि कोई आतंकवादी इजराइल के अंदर नहीं है। उसके बाद जो कार्रवाई करेंगे, जिस प्रकार से सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट हो रहा है, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा शहर जो है हार्डली 363 स्क्वायर किलोमीटर्स है। जैसे आप कह रहे हैं नोएडा से भी थोड़ा छोटा ही कहिएगा, तो वो पूरा का पूरा तबाह होगा। उसके बाद दे विल जस्ट वॉक ओवर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनीबडी। यानी कि आप करें एयर स्ट्राइक के बाद फिर बूट्स ऑन ग्राउंड, फिर होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप कितना टाइम बता रहे हैं कि कितना वक्त लग जाएगा इजराइल को अगर करने में? अगर इजराइल गाजा पट्टी वालों को 2 दिन भी देता है खाली करने के लिए, 3 दिन भी देता है खाली कर, वो जाएंगे कहाँ? एक तरफ इजिप्ट ही जा सकते हैं, इजिप्ट ही निकल सकते हैं, और कहीं नहीं है, या तो फिर समुद्र में कूद सकते हैं या फिर इजिप्ट में जा सकते हैं। तो अगर वो इजिप्ट उनको स्वीकारता है और जाते हैं सारे के सारे, उसके बाद जो है पूरा गाजा पट्टी जो है वो खाली हो जाएगी। वहां पे मुझे नहीं लगता है कोई भी रहेगा। ठीक है, मतलब इजराइल के पास ऑप्शन है कि उसके पास ऑप्शन है कि वो कितना वक्त देता है वहां पर सिविलियंस को। बहरहाल, लेकिन आप सोचिए कि 1987 में हमास आया, और हमास ने कब्जा कब किया? 2005 में जब इजराइल ने गाजा पट्टी को छोड़ दिया, 2007 से कब्जे में हमास के। वोरा सर, अगर हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक की, तो डिप्लोमेटिक के हिसाब से तो नजर आ रहा है कि पूरा का पूरा जो वेस्ट है, यूरोपियन यूनियन है, वो इस वक्त ये यहां तक कि जो हम दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण एशिया यानी साउथ, ग्लोबल साउथ जो है जिसमें भारत भी आता है, वो इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में इजराइल के लिए किसी भी तरह के स्टेप को लेना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी हटा दिया जाए, कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा है सर। अभी कुछ देर पहले आपने एक चीज कही विच वाज ब्रिलियंट। आपने कहा कि पहला सीन जो है वो तो हमास ने लिखा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। और अगर आप कहें तो मैं ये कहूँगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, द पार्टी ऑफ डेविस्टेशन फॉर हमास। सर, एक चीज़ अभी फिर पूछा था कि अगर डेविस्टेट हो गया तो हमास सरेंडर किसको करेगा? मुझे याद आता है सर 1975 में साइगॉन में जब मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई थी, तो उस समय नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेज पहुँच गई थी साइगॉन में प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाद। प्रेसिडेंट थे डुओंग वान मिन, तो उन्होंने कहा आई रिजाइन,
अब रिजिग्नेशन किसको दे, कोई था नहीं वहां, तो चुपका के आ गए थे जी मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। दक्षिण वियतनाम के वो राष्ट्रपति थे। यही होगा हमास के साथ। फाइनली सर, मुझे लगता है इन 30 days गाजा स्ट्रिप विल सीज टू एग्जिस्ट। कोई नहीं चाहता पैलेस्टीनियंस को। दुनिया भूल चुकी थी इस कहानी को। दुनिया का फोकस इस समय, आपका भी, टेलीविजन चैनल्स, मास मीडिया, इंटरनेशनल सोशल मीडिया, सबका फोकस था यूक्रेन पे या अफगानिस्तान पे। भूल चुके थे, नाउ इट इज बैक। लेकिन कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि सबको ब्लैक सितंबर याद है, जब ये जॉर्डन में थे और वो पाकिस्तान के जो बाद में राष्ट्रपति बने थे, वो इस्लामिक जनरल, उन्होंने पिटाई की थी पैलेस्टीनियंस की जॉर्डन में। उसको ब्लैक सितंबर कहते हैं। तो सर, नोबडी वांट्स देम। अब आगे क्या होगा? इजराइल इस समय, मेरा ख्याल सारी दुनिया, जो लोग बर्बरता को पसंद नहीं करते, डेमोक्रेटिक हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए कि इस वक्त अगर हम हमास की बात करते हैं तो हमास के बाद फिर ये ताकत कहां से आ रही है? क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर जो हिस्सा है उसमें फतह जो पार्टी है, जिसको आप यासर अराफात से जोड़ सकते हैं, पीएलओ का समझ लीजिए विंग है, वो फिलहाल उसको देख यानी कि उसके कब्जे में है, जो वेस्ट बैंक हम कहते हैं। लेकिन यहां पर जो दबदबा है वो इजराइल का है। यहां पर जो फतह है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस वक्त इजराइल के साथ किसी भी तरह से लड़ाई छेड़ सके, और उसने मान लिया कि 2 स्टेट थ्योरी मानता है। हमास 2 स्टेट थ्योरी नहीं मानता, यानी कि वो चाहता है कि पूरे इजराइल का जो पूरा आप देखते हैं इलाका, पूरा पैलेस्टाइन बन जाए। लेकिन उसने अपना जो ऑपरेशन शुरू किया उसमें अल अक्सा मॉस्क का जिक्र किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो चाहता है कि जो वेस्ट बैंक है, जो पूरी तरह से कटा हुआ है जेरूसलम के साथ, जहां पे अल अक्सा मॉस्क है, उसके साथ वो अपने इस लैंड को जोड़ सके। दत्ता सर, ये जो उसने यहां पर अभी अपना ऑपरेशन शुरू किया है, फंडिंग कैसे हो रही है इसके पास? पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि ईरान देता है, लेकिन ईरान के लिए तो जरूरी है कि हिजबुल्लाह को देगा, क्योंकि वो शिया है, ये तो सुन्नी है। तो इसको कौन कर रहा है फंडिंग? देखिए, ऐसा कि जब आप ये शिया सुन्नी का बैकअप देखेंगे, तो जो हिजबुल्लाह है वो टोटली बैक था बाय ईरान, और पूरी तरह से सपोर्ट किया है, क्योंकि वो भी शिया हैं। हमास पूरा सुन्नी है। सुन्नी में जो बैकअप करने वाले लोग हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कतर हो, तुर्की, ये भी बहुत ज़्यादा 90% तकरीबन सुन्नी है। तो ये जो बिहाइंड द सीन बैकअप होता है वो है। अभी कतर की बात चलती है, ईरान की बात, हिजबुल्लाह ने, सॉरी, हमास ने खुद बोला है कि हमें ईरान मदद कर रहा है हथियारों में, टेक्नोलॉजी में, सपोर्ट में। तो अमूमन क्या होता है कि एक होता भी आपको पैसा चाहिए हथियार खरीदने के लिए, एक होता मैं आपको बिना पैसे के हथियार मैं सप्लाई कर रहा हूं, आप उस हथियार का मेरे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो इस हालत में मेरे को लगता है कि इनको हथियार, असला बाहर से आया है, दिया गया है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने करी है, इम्प्रोवाइजेशन करा है, और इन्होंने एक बहुत वास्ट नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड टनलिंग कर रखी है। पूरी गाजा स्ट्रिप के नीचे आप ये मान के चलें एक पैरेलल सिटी बना रखी है इन्होंने अंडरग्राउंड। और ये जितना असला है, सामान है, ये किडनैप भी कोई करके ले जाएंगे तो ये अंदर उसमें जाएंगे अंडरग्राउंड में, बाहर आपको नहीं मिलेगा। और बहुत बार तो क्या करते थे, टनलिंग करके ये फेंस के नीचे से भी निकल के हमला कर जाते थे इजराइल के मेनलैंड में, और फिर वहीं से वापस निकल जाते थे। ठीक, तो ये जो इसका फंडिंग है, फंडिंग ठीक है, आपने क्लियर कर दिया कि ये तो ईरान से आ रहा है, और दूसरा आपने कतर बताया, और बताया जाता है कतर ने करीब $1.8 बिलियन ये हमास यानी हमास के पास दिया है। कुलकर्णी सर, पैसा तो आ रहा है, लेकिन अगर हम बात कर, जैसे कि जिक्र किया कि चाहे हम जॉर्डन की बात कर लें, चाहे हम सीरिया की बात कर लें, चाहे हम इजिप्ट की बात कर लें, लेबनान को तो हमने छोड़ दिया क्योंकि तो ऑलरेडी बैंकरप्ट एक स्टेट ही है। ये जो बाकी जो देश है, चाहे इजिप्ट हो या फिर जॉर्डन हो, ये कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं कि ये हमास के साथ हैं। वो वायलेंस को तो बोल रहे हैं गलत है, वो चाहते हैं कि दोनों तरफ रेस्ट्रेंट हो। ऐसे में इजराइल के लिए कितना आसान रहेगा कि वो अपने इस ऑपरेशन को बिना किसी फॉरेन इंटरवेंशन के पूरा कर ले। अमित, बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी इजराइल किसी देश के साथ नहीं लड़ रहा। इजराइल लड़ रहा है आतंकवाद के बरखिलाफ, और आतंकवाद के बरखिलाफ पूरा देश ही नहीं, पूरा मैं कहूँगा द एंटायर वर्ल्ड स्टैंड बिहाइंड इजराइल फॉर फाइटिंग टेररिज्म। और उस टेररिज्म को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से हमास का खात्मा होना है, उसके बाद वो देखेंगे हिजबुल्लाह का किस तरीके से करेंगे। तो आप देखिए, एक यूनिफाइड है, वन एनिमी इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम, और वो दुश्मन है इजराइल। ठीक, देखिए सीरिया और ईरान का दोस्ती, ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ अब भी एक गठबंधन सा हो गया है। तो कुल मिलाकर डिप्लोमेटिकली हम समझ पा रहे हैं। वोरा सर, जाते जाते छोटा सा आपका एक कमेंट मैं चाहता हूं, ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं, कि इस वक्त डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो इजराइल इन द राइट प्लेस, जहां पर उसको अरब कंट्री से बहुत ज्यादा आपको मतलब विरोध नहीं देखना पड़ रहा है। इजराइल
पूरी तरह से सक्षम है और इजराइल दोस्ती कर रहा था। आपको मालूम है कि सूडान के साथ नॉर्मलाइज किया, यूएई के साथ किया, बहरीन के साथ किया, इजिप्ट के साथ तो बहुत पहले कर दिया था। अब वो स्टेबलाइज एक नया मिडिल ईस्ट बनाने की कोशिश कर रहा था जो हमास और उसके चाहने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। सर फाइनली इतना कहता हूं, यासिर अराफात को मैंने पेरिस में सुना था बहुत साल पहले जब मैं पोस्टेड था। उन्होंने एक बहुत मजेदार चीज कही थी, जब तक एक कॉमन एनिमी है हम अरब्स मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, जब कॉमन एनिमी नहीं होगा हम आपस में लड़ेंगे। ये उन्होंने कहा था उस समय। तो बहरहाल अब देखिए क्या होता है यहां पर। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ उसका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन यह आतंकी घटना बोला जा रहा है। और वेस्ट ने कहा है कि जस्ट लाइक 9/11 की तरह जो हमला हुआ है और इसमें इजराइल के पास पूरी छूट है, पूरा अधिकार है कि उसका वो जवाब दे, और यह इस वक्त चल रहा है। और इजराइल साथ ही हमास के साथ जो लगातार ये जंग जारी, इसको लेकर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े।